चलिए तो देखिए पहले एक बार मनी का बात कर लेते हैं। तो अगर आपको आप थे ना वेदिका मेरा मनी वाला क्लास में, तो मनी ना बहुत ही डायरेक्ट चैप्टर है। मतलब हमको लगता है इस चैप्टर का होने का तात्पर्य एक ही है कि बच्चा का पासिंग मार्क्स आ जाए, है ना। ये चैप्टर को और कोई कारण नहीं है इसमें इंक्लूड करने का। मतलब जो सिलेबस है अगर आप उसके साथ कंपेयर करेंगे एकदम मतलब क्लास 7-8 वाला लेवल का बात होता है इस चैप्टर में। हमारी कंट्री में देश जो चल रहा है ना, मतलब आप कभी एक सीट पीछे लेकर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो 3 चीज़ पे डिपेंडेंट हैं प्राइमरीली। नंबर 1 हमारी कंट्री की फिस्कल पॉलिसी। पुष्कर कितना सामान खरीदेगा, ज़्यादा खरीदेगा, कम खरीदेगा, ईवी लेगा, नहीं लेगा, नॉर्मल गाड़ी लेगा, सिगरेट पिएगा, ये करेगा, उसको भी ये लोग कंट्रोल कैसे करते हैं? टैक्सेशन से। कहाँ पर रोड बनेंगे, रास्ते बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, डैम बनेंगे, मंदिर बनेंगे, आईआईटी बनेगा, आईआईएम बनेगा, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। और ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन है रिगार्डिंग टैक्सेस एंड स्पेंडिंग ऑफ दोज टैक्सेस इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। और भी बहुत कुछ है इसमें, सिर्फ टैक्स नहीं होता है, डेट होता है, रेलवे की इनकम होती है। तो जो आप बजट सुनते हैं ये भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कंट्री, है ना। एक बार देख लें लास्ट टाइम। हाँ, दूसरी चीज़ हमारी कंट्री में आपने 11 में पढ़ा होगा, हमारा एक कॉमर्स की पॉलिसी है, कमर्शियल पॉलिसी, है ना। कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू ट्रेड एंड एज टू ट्रेड, ट्रेड डिवाइडेड इनटू इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवाइडेड इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंट्री पोर्ट, इंटरनल डिवाइडेड इनटू रिटेल होलसेल। अगर आप याद करें थोड़ा सा तो ये देश में माल बेचना खरीदना ये सब जो है इसको प्रमोट करना है, इसको आगे लेके जाना है, तो भारत की एक कमर्शियल पॉलिसी होती है। और तीसरी पॉलिसी होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, कि देश में पैसा कितना सर्कुलेटेड रहेगा, लोगों के हाथ में पैसे कितने होंगे, ज़्यादा होंगे, कम होंगे, इंटरेस्ट रेट कैसे होंगे। एक बार हो सके ना अपने पापा लोग से पूछिएगा कि भाई पापा 1990 से पहले बैंक का एफडी का रेट कितना था। मेरे पापा मेरे को जिस दिन ये बोले थे मैं बोला मैं तो काम ही नहीं करता। आप बिलीव करेंगे दी हाईएस्ट एफडी रेट दैट हैज़ गॉन इन इंडिया हैज़ बीन 18% per annum. Now think about it, Sumedha, a lot of businesses also don't give 18% returns. Would you ever take the risk of starting up a business and getting zero, or rather would you just invest your 1 crore and take 18% of it every year and then keep multiplying risk free? तो कभी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आती थी, इसीलिए कोई एंटरप्रेन्योर को लगता ही नहीं था कि हम पैसा निकाल के लगाएं, सेफ इन रिटर्न आ रहा है। काट कर देखिए ओवर द ईयर्स अभी 6% पे आ गए हम लोग एफडी पे। पॉइंट क्या है कि आप रखो एफडी में, ज़रूर रखो, लेकिन अगर आपके पास एक ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का तो आपको हायर अमाउंट मिल सकता है, पर रिस्क लेना होगा। सो हमारी एक्शंस को गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है, बोलता है नहीं आपके पास फ़ोन लेने की क्षमता, कोई बात नहीं, हम आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं, आप 3-3 हज़ार करके ईएमआई पे ले लो। अगर ये नहीं देता तो शायद हम ले भी नहीं पाते। अगर आज हमको गाड़ी का लोन का ऑफर नहीं होता तो शायद हम लोग में से कई लोग गाड़ी एक बार में पूरा पैसा देके नहीं ले पाते। हाँ ना में जवाब दीजिए। हमारी कंजम्पशन को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है। ईएमआई हमेशा से था पर इजीली अवेलेबल नहीं था। मतलब अगर आप पहले जाएंगे तो लोन लेने के लिए आदमी को पहले गिड़गिड़ाना पड़ता था। मतलब लोन लेने के लिए आपको एक बड़ा आदमी होना होगा। अर्लियर बहुत ही स्टूपिड कॉन्सेप्ट था कि लोन उसको दो जो चुका पाए, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है उसको लोन का ज़रूरत ही क्या है। तो हम लोग लोन देते समय बहुत रिस्ट्रिक्शन करते थे। आपने पढ़ा है 11 की इकोनॉमिक्स में, 1991 से पहले लाइसेंस राज का कॉन्सेप्ट था। मतलब गवर्नमेंट जिसको बोलेगा उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तभी इसीलिए कभी ग्रोथ नहीं देख पाए हम लोग। पर पोस्ट 1991 गवर्नमेंट ने एक चीज़ की जिसका आपको नाम याद होगा, लिबरलाइजेशन। लिबरल का मतलब समझते हैं, आदमी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट हर चीज़ पे रोक टोक नहीं करेगा, हर चीज़ मना नहीं करेगा, हर चीज़ में आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। क्या बिजनेस खोलना है 36 तो फॉर्म भरो जाओ, नहीं खोल लो, ट्रेड लाइसेंस निकलवा लो, काफ़ी है, जाओ।
कुछ इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने, अगर आपको याद हो, न्यूक्लियर, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, इनको इन्होंने गवर्नमेंट का ही रखा, बोला ये थोड़ा रिस्क वाला है, ये किसी के हाथ में नहीं दे सकते हैं, ये गवर्नमेंट खुद चलाएगा, बाकी देखो दे दो और लोगों को काम करने दो। तो ये धीरे 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 धीरे, एज वी वर डिस्कसिंग द अदर एस्पेक्ट्स, वी इवॉल्व्ड, एवरीथिंग इज इवॉल्व्ड। इन द फर्स्ट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट हाउ मनी इवॉल्व्ड, जो आप लोग मिस किए। ओरिजिनली मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एज वी सेड, वी वर, लेट्स से, अ सोसाइटी, अ ट्राइब, एंड द ट्राइब्स यूज्ड टू ट्रेड अमंग्स देमसेल्व्स विद गुड्स दैट आई हैव, गुड विच यू हैव। मैं आपको अपना थोड़ा सामान दे देता हूँ, आप मेरे को थोड़ा सा अपना सामान दे दो, द बार्टर सिस्टम। पर ऑब्वियसली उसमें बहुत फालतू ट्रांजैक्शंस की आने लगी प्रॉब्लम। देयर वाज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मेजरमेंट करना बहुत डिफिकल्ट था। तुम्हारे लिए 10 केजी चावल 5 केजी आलू के बराबर है, मेरे लिए नहीं है। सो वी हैड टू कम टू अ कॉमन टर्म। देयर वाज अ इशू विद इंडिविजिबिलिटी दैट वी टॉक्ड अबाउट, कि अगर 10 केजी चावल एक गाय के बराबर का है, हमको 5 ही चाहिए, हम आधा गाय तो दे नहीं पाएंगे। सो ये सब इश्यूज बहुत थी। तो वहाँ से हम लोग के पास आया कमोडिटी मनी। बहुत लोगों को लगता है बार्टर सिस्टम और कमोडिटी मनी सेम है, नहीं है। कमोडिटी मनी मतलब करेंसी बन जाएगा आपका एक कमोडिटी। जैसे वर्ड बहुत लोगों को कम पता है, सैलरी कम्स फ्रॉम द वर्ड सैल विच मीन्स सॉल्ट। तो पुराने ज़माने में जो सबसे पहला मोड ऑफ पेमेंट था जो लेबर्स को दिया जाता था, वो था नमक। आपका सैलरी 10 केजी नमक, आपका सैलरी 25 केजी नमक। अब तुम जाओ बाजार से आलू लेना है, अपना 25 केजी नमक से उसको नमक दो, वो तुमको आलू देगा। करेक्ट, वो नमक था। पर ऑब्वियसली तुम समझ, नमक का प्रॉब्लम बहुत है। एक तो स्टोरेज, थैला में लेके जाएगा, कहाँ हाथ में लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा। सो कुछ सब्सटेंशियल आया। फिर आया गोल्ड। गोल्ड सिस्टम बहुत साल चला। गोल्ड सोना। तो आप पुराना महाभारत का अगर वो देखे होंगे तो आदमी ऐसे लेके था, अपना चेन दे देता है, नहीं वो कोई अगर कोई अच्छा खबर सुना के आता है, ये लो। तो गोल्ड से बेसिकली, गोल्ड के बाद मेटल करेंसी आई, कॉपर, सिल्वर। क्योंकि गोल्ड देखिए इशू तो था, सबके पास इतना अवेलेबल भी नहीं था और उसका वैल्यू भी अलग होता है। उसके बाद गोल्ड में इशू ये आने लगा कि गोल्ड घिसने लगा, छोटा होने लगा, और गोल्ड में वैल्यूएशन बहुत हाई है। आज भी देखिए 10 ग्राम सोना लगभग 75,000 रुपये का है। अगर 1 ग्राम भी कम हो जाता है, हल्का सा भी घिस जाता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, 7,500 रुपये तो बैठे बैठे निकल गया है ना। इट्स अ सीरियस इशू। सो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, ज्वेलर्स के पास जाते हैं। ज्वेलर के पास जाओ और बोलो, पुष्कर ज्वेलर, ये है 10 ग्राम सोना, आप मेरे को लिख के दे दो कि ये कागज़ जो है, आप मेरे को लिख के दो कागज़ में कि इस कागज़ की वैल्यूएशन 10 ग्राम सोना है, और साइन कर दो। अब पुष्कर ज्वेलर बहुत बड़े ज्वेलर हैं, तो जब हम ये कागज़ लेके अनमोल के पास गए तो अनमोल बोला कि हाँ ये पुष्कर ज्वेलर का लिखा हुआ है, ये झूठ नहीं होगा। तो हम उससे चावल, अनाज, वो सब लेके उसको कागज़ देने लग गए। ये पहली बार था जहाँ पर हम पेपर करेंसी का इस्तेमाल किए, है ना। अब उसके बाद ये इशू आने लगा कि पुष्कर जैसे यश भी बन गया ज्वेलर, पर मान लीजिए यश के पर भरोसा नहीं था लोगों को, तो यश का करेंसी कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, एक इशूअर होना चाहिए। एक इशूअर पुष्कर के हाथ में अगर दे देंगे सारा कंट्रोल तो प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट को आना चाहिए। यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट आया कि इशूअर ऑफ करेंसी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी ही होगा, वहाँ से हमारा काम शुरू हुआ। कॉइन्स आए, नोट्स आए, बैंक मनी आया, क्रेडिट कार्ड्स आए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आए। मतलब आप एवोल्यूशन देखिए, कहाँ सामान से लेकर आज क्रिप्टो करेंसी तक हम पहुँच पाए। ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हम बदलते रहे। हमारी तब रिक्वायरमेंट्स अलग थी, आज रिक्वायरमेंट्स अलग है। गुरुकुल से लेकर ऑनलाइन क्लास की जर्नी भी सिमिलर है। कहाँ हम थे और कहाँ हम हैं प्रूव्स दैट हाउ ब्रिलियंटली ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड सर्वाइव। कि ये कोई और किसी में नहीं है ये फीचर, ये सिर्फ ह्यूमंस में ही फीचर है कि हम अडेप्ट करना जानते हैं। ठंड है तो हम वूल बना लेते हैं, गर्मी है तो हम कॉटन बना लेते हैं। जो हमको रिक्वायरमेंट होता है हम उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी उसी प्रकार से बदलती रहीं। पर मनी का मेन पर्पस देखिए एक ही था,
मनी को आप कुछ भी बोलिए, सॉल्ट बोलिए, क्रेडिट कार्ड मानिए कि क्रिप्टो मानिए, यहाँ मनी को करेंसी नहीं बोला जा रहा है। और सवाल उठता है कि मनी का फंक्शन ही क्या था, क्यों मनी का कॉन्सेप्ट आया। बोला इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है, कोई भी चीज़ जिसकी प्राइस है, कोई भी चीज़ जो आप ले सकते हैं, आप उसको कहाँ से ले सकते हैं, पैसा देकर ले सकते हैं। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू। समटाइम्स ये तो थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाएगा, हम लोग ना अपनी खुशी भी पैसे से मापते हैं। अगर ये हो गया ना, मैं 1 लाख रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान को फर्क पड़ता है तुम 1 लाख का चढ़ाओ, 1 करोड़ का पढ़ाओ चढ़ाओ। तुम क्या बोल रहे हो कि दिस थिंग इज वर्थ 1 लाख रुपी हैप्पीनेस, सो आई डोंट माइंड स्पेंडिंग इट जस्ट लाइक दैट। सो इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। हाउ मच यू वैल्यू अ कमोडिटी, हाउ मच इट इज डियर टू यू, इज द प्राइस दैट यू आर पेइंग फॉर इट। अगर आप सोचो कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन तब भी आप कोई महंगी चीज़ ले रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, सिर्फ तभी ले रहे हो, है ना। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू। ये जो 2 फीचर है, फंक्शन है, ये प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन में बोल रहा है कि पुष्कर हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर पॉकेट राइट नाउ, कुछ भी, 5 रुपया 10 रुपया, दैट इज अ 10 रुपीज़ वर्थ ऑफ एनीथिंग। वो 10 क्लोरोमिंट है, 10 तो चॉकलेट है 1-1 रुपये वाला, या 10 रुपये का थर्माकोल है, कुछ भी हो सकता है। You are not going around with 10 rupees, you are going around with 10 rupees of anything, store of value. Not even just store of value, sir, you just transfer it to Yash, it is transfer of value. Now Yash has that value. आप समझ पा रहे हैं? So third function is I think the most important function. मेरे को लगता है जो आप पूछे मनी का, मेरे को लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्राइमरी में जाना चाहिए था, आज के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, वो सेकेंडरी फंक्शन थर्ड पॉइंट है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जीवन काल में इंस्टॉलमेंट, ब्याज, बोरोइंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ मनी की वजह से आ पाया, नहीं तो ये ईएमआई तोड़ तोड़ के देने का कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल होता। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू बी इन अ बार्टर सिस्टम एंड पे इन इंस्टॉलमेंट्स, बहुत डिफिकल्ट होता। खाना देते, तोड़ तोड़ के देते, पर देखिए समझने की कोशिश करिए, खाना का यील्ड अलग होता है, खाना का कॉन्सेप्ट अलग होता है, पेरिशेबिलिटी का इशू रहता है। पर पैसा 10 रुपये का नोट 10 साल बाद भी 10 रुपये का नोट है, और 100 साल, हाँ उसका वैल्यू डिटोरिएट करता है, जस्ट लाइक एनीथिंग। 10 रुपीज़ टुडे इज नॉट 10 रुपीज़ 10 years लेटर। यू वुड नॉट बिलीव सर, 10 रुपीज़ वॉज द अमाउंट ऑफ मनी आई यूज टू गेट फॉर अ वीक इन 2004। बहुत पुराना प्राचीन आदमी तो नहीं हूँ मैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल पहले की बात। मेरा जो पॉकेट मनी था 1 हफ्ते का, मेरी मम्मी हमको 10 रुपया दिया करती थी। सर आप 1 दिन नहीं चला पाओगे आज के ज़माने में, 10 रुपये बचाने की कोशिश करना, अगर पॉकेट मनी है वो भी नहीं बचेगा। यहाँ से आजकल ऑटो में बैठने का भाड़ा 10 रुपया हो गया, बैठने का, शॉर्ट फर्स्ट ड्रॉप। मेरे टाइम पे 3 रुपया भाड़ा था मिनिमम। अब बोलेंगे 7 रुपया, नहीं सर इट इज़ नॉट 7 रुपया, सिर्फ 250% इंक्रीमेंट। हुआ क्या, परचेजिंग पावर ऑफ मनी नीचे चला गया। अगर पैसे की औकात होती, अगर आप मनी को पावरफुल बोल रहे हैं, मनी की पावर कम हो गई कि बढ़ गई, अनमोल? कम हो गई है। जो चीज़ें हम 1000 रुपये में पहले ले सकते थे, अब हम वो चीज़ें 1000 रुपये में नहीं ले सकते हैं। वेदिका, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई डिड दैट हैपन? क्यों बढ़ा डिमांड? यस सर, more jobs were created, more businesses were created, more employment was created, more money was given to people. When more money was given to people, everybody was earning, demand was higher, supply wasn't increasing in the same proportion, prices started to rise. So एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना बनता है, तो क्या इन्फ्लेशन सही में बहुत बुरा है? क्योंकि इन्फ्लेशन तो सिर्फ तभी हो सकता है जब जॉब है, ग्रोथ है, लोगों के हाथ में पैसा है। एक इन्फ्लेशन होता है जो 200% 300% पे चला जाता है, तब क्या होता है ना, जैसे वेनेजुएला और जिम्बाब्वे ने किया था जानते हैं, जाके नई करेंसी छाप दी और लोगों में बांट दी। नाउ दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। पर लेकिन आप सोचिए, जब 2700 करोड़ का स्टैचू बनाते हैं या 1000 करोड़ का मंदिर बनाते हैं और लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरे को बहुत अजीब लगता है। नॉट बिकॉज कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, टीएमसी, ऐसा पॉलिटिकल पार्ट में बीच में जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है पॉलिटिक्स में घुसना। प्योरली इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से 2700 करोड़ का जब आप स्टैचू बनाते हैं तो 2700 करोड़ का जॉब क्रिएट करते हैं।
2700 करोड़ की सीमेंट कंपनी, ब्रिक कंपनी, मोटार कंपनी, टार कंपनी, कोल कंपनी, लेबर, उनको पैसे मिलते हैं। वो पैसे लेकर वो खर्चा करते हैं, वो सब्जी खरीदते हैं, दुकान जाते हैं, कोलगेट, टूथपेस्ट, साबुन, ये सब खरीदते हैं। वहाँ से कोलगेट दुकानदार, ये लोग का इनकम होता है। वो 4 भाड़ा में आदमी और लेकर आता है, फिर और जॉब्स क्रिएट होती है। जिस देश में खर्चा ज़्यादा होता है उस देश में ग्रोथ होता है। खर्चा करने के लिए चाहिए क्या? पैसा, मनी। और मनी कंट्रोल कौन कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दैट इज वाई इट बिकम्स एब्सोल्युटली एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री। यस सर, कोई भी जगह उठा के देख लो, कोई भी एग्जाम्पल सोचो। सबसे महंगी जगह इंडिया में, सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ है? सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट, सबसे ज़्यादा महंगी दुकानें, सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा महंगी रियल एस्टेट, सब जहाँ महंगाई है ना सर, वहीं ग्रोथ है। अगर आप यूएस देख लो, अगर आप सिंगापुर देख लो, तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि देश को इनकम चलाता है, देश को खर्चा चलाता है। क्योंकि इनकम करके अगर आप स्पेंड नहीं करते हो तो सबसे पहले बताओ चोट किसको लगती है? प्रोड्यूसर को, एंटरप्रेन्योर्स को। एंटरप्रेन्योर्स को क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे? क्या हुआ ना, कोविड में जैसे हम पढ़ा रहे थे तो हमको बच्चा लोग बोलता था कि भैया आपका बढ़िया, आपको तो कोविड में कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ क्योंकि आप ऑनलाइन लिए, क्लास पढ़ाए। हम बोले यही तुम्हारा सोच में प्रॉब्लम हो गया। अब जब क्या हुआ, कुछ लोगों के जॉब्स गए तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई। जब उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, वो बोले हम ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते। तो वो ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते तो मेरे पास नहीं आएंगे। मेरे पास नहीं आएंगे ना, मैं ना स्विगी, जोमेटो ये सब नहीं कर पाऊँगा, मैं घर की सब्जी मंडी नहीं कर पाऊँगा। तो वो दुकानदार की इनकम भी जाएगी। दुकानदार की इनकम जाएगी तो वो छोटू रखा हुआ है ना, वो भी जॉब से निकलेगा। समझने की कोशिश करिए। दैट एक बहुत बड़ा चेन इफेक्ट पे हम लोग चल रहे हैं। जो चला कौन रहा है? खर्चा। आज रतन टाटा जी की फैक्ट्री अगर बंद हो जाती है, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, कितने लोग की जॉब जाते हैं? सोच कर देखिए, हजारों लोगों की जॉब चले जाते हैं, लाखों लोगों की जॉब चले जाते हैं। सिर्फ लाखों के नहीं पुष्कर, वो लाख जाके जो खर्चे करते थे, आप जो एमपी बिरला को फीस दिया करते थे, जो टी शर्ट खरीदते थे, शर्ट्स खरीदते थे, उन्हीं सैलरी से तो खर्चते थे। अब वो सैलरी नहीं आ रही है तो आप साउथ सिटी मॉल नहीं जा रहे। अब जब साउथ सिटी मॉल नहीं जा रहे, बुक माई शो में टिकट नहीं बुक कर रहे, स्टारबक्स में कॉफ़ी नहीं पी रहे, तो उनकी भी तो सेल गिर रही है। तो वो क्या करेंगे? आदमी निकालेंगे। अब उन वर्कर्स के पास भी तो उनको जाके छोटी दुकानों में खर्चा करना था, दुकान जाना था, उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। वो छोटी दुकानें की इनकम बंद हो जा रही है। वो छोटी दुकान फिर क्या कर रहे हैं? जॉब से आदमी निकाल रहे हैं, वहाँ के लेबर लोगों को इनकम नहीं आ रही है। सो घूम फिर कर बात यही आ जाता है, गवर्नमेंट चाहता है कि आप खर्चा करो, नहीं तो कोई रीज़न ही नहीं है ये बोलने का। आप देखिए रिसेंटली स्विगी का एक मस्त वो फीचर दे रहा है ये लोग। कल ही हम रात को स्क्रीनशॉट भी लिए थे, सोचे थे आप लोग को दिखाएंगे। नहीं, एक ऑप्शन दे रहा है, जब आप ऑर्डर करोगे 30 मिनट ज़्यादा लगेगा पर ईवी में आएगा, पर 10 रुपये ऑफ दे देंगे। 2 ऑप्शन है, डिलीवरी टाइम 40 मिनट्स, डिलीवरी टाइम 60 मिनट्स। ईवी ऑप्शन, नॉन ईवी ऑप्शन। बट इफ़ यू टेक द ईवी ऑप्शन वी विल गिव यू 10 to 20 रुपीज़ ऑफ। सो अगर आपको मतलब हड़बड़ी नहीं है, बोल रहे हम ईवी को प्रमोट करना चाहते हैं, हम ग्रीन कंजम्पशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उनको आगे बढ़ाया जा रहा है जिनके पास ईवी व्हीकल्स हैं। अब देख, ये हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए हो, पर एक बार सोच कर देख, अगर हम ईवी मैन्युफैक्चरर होता, हम स्विगी को बोलता भाई तुम रखना 1 करोड़ रुपया, पर ये ऑप्शन दे ताकि जितना आदमी लोग है वो ईवी वाला व्हीकल को प्रेफर करे। अब जैसे ईवी वाला व्हीकल को प्रेफर करेगा, ईवी वाला राइडर्स भी बढ़ेगा, ईवी का सेल होगा, जो ईवी स्कूटीज़ हैं उनका सेल बढ़ेगा। जब उनका सेल बढ़ेगा तो वहाँ पर उनका और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब क्रिएट होगा। घूम फिर कर बात करेंगे ना तो देखेंगे, आप नोटिस करेंगे भैया देश को खर्चा चला रहा है। खर्चा होगा तो देश चलेगा, खर्चा नहीं होगा तो देश नहीं चलेगा। तो घुमा फिरा कर मनी सप्लाई पर बात तो उठेगा, जिसके 2 पहलू हैं। एक मनी है जो आपके हाथों तक पहुंच जाता है, और दूसरा इसको पहुंचा कौन रहा है, जो हमारा आज का डिस्कशन है वो है बैंकिंग। सो यही आप मिस किए हैं मनी में। ऑब्वियसली हम लोग बहुत डिटेल्स में बात किए थे, जो लोग अटेंड किए थे डे 1, मैं फिर से करा दूंगा, डोंट वरी।
सो मेजरली इसमें है फंक्शंस ऑफ मनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, एवोल्यूशन ऑफ मनी। जैसे हम लोग एक बात किए थे, आप नहीं आए थे शानना, एक चीज़ होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब देखिए, पहले समझिए कि जो भी करेंसी आरबीआई इशू कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रहा है एज अ मोड ऑफ पेमेंट, आप उसको मना नहीं कर सकते। मतलब पुष्कर आके हमको 2200 रुपया देगा, हम बोलेगा नो पुष्कर, आई विल नॉट टेक 2200, आई विल टेक 2200 रुपये का आलू फ्रॉम यू, जाओ शॉपिंग करके आओ। पुष्कर बोलेगा सॉरी सर, यू कैन नॉट रिफ्यूज़ द लीगल टेंडर ऑफ द कंट्री। आप पैसा मना नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप मान जाते हैं म्यूचुअल कंसेंट में कि हाँ हम आलू ला देते हैं तो वो बात अलग है, पर आई एम बाउंड टू एक्सेप्ट द करेंसी ऑफ द कंट्री। आई हैव टू एक्सेप्ट, आई कैन नॉट से नो टू द लीगल करेंसी, बट आई कैन से नो टू चेक्स, आई कैन से नो टू क्रेडिट कार्ड। मैं बोल सकता हूँ मैं नहीं एक्सेप्ट करता क्रेडिट कार्ड, सॉरी। वही बात पढ़ा रहे थे, वेरी गुड। तो एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। भारत में जितने भी कॉइन हैं उनको उन्होंने लिमिटेड लीगल टेंडर में डाल दिया है। मतलब 25 रुपये की पेमेंट के नीचे तक अगर आप कॉइन में हमको देते हैं, हमको तब भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर 25 रुपये के ऊपर आप हमको पेमेंट करते हैं कॉइन्स में, मेरा राइट है इसको रिफ्यूज़ करने का। क्यों? क्योंकि भारत ने इसको डिफाइन किया है लिमिटेड लीगल टेंडर। अप टू अ सर्टेन अमाउंट विच इज़ 25 रुपीज़ इन इंडिया, कॉइन्स विल बी एक्सेप्टेबल, अदरवाइज द पर्सन हैज़ द राइट टू रिफ्यूज सच पेमेंट्स। सब कुछ, एवरी नोट। तो छेड़ने के लिए एक बच्चा 1400 रुपया 10-10 का नोट में दिया था। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड में सिर्फ कॉइन है। अब देख कॉइन का प्रॉब्लम क्या है, 5 भी कॉइन है, 10 भी कॉइन है, 20 भी कॉइन है। ये हम लोग अभी तक ठीक से अपडेट नहीं कर पाए अपना डेफिनेशन, तो इसीलिए मतलब कॉइन वाला बात उठ रहा है। पर अदरवाइज अगर आप देखिए तो मेरे को लगता है कि 10 रुपया ही होना चाहिए, चाहे कॉइन हो या नोट हो। 10 रुपये के ऊपर का पेमेंट को कर देना चाहिए अब अनलिमिटेड, और लिमिटेड कर देना चाहिए 10 रुपीज़। पर ऐसा है नहीं, भारत में अभी भी रूल है कि कॉइन्स लिमिटेड लीगल टेंडर हैं और नोट्स जो हैं, सारे नोट सिवाय 1 रुपये के नोट, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। क्योंकि 1 रुपये का नोट भारत सरकार इशू करती है। हम शायद अपना वॉलेट आज तो लाए होंगे, हाँ। बाकी सारे नोट में, ये मेरा लकी नोट है, बाकी सारे नोट में आप नोटिस करिए आरबीआई का स्टैंप है। नोट निकालिए, एक कोई भी नोट निकालिए ना, देखिए साइन किसका है, हेडिंग ऊपर क्या लिखा है, हाँ, और यहाँ पर पढ़िए, ये भारत सरकार इशू करती है। भारत सरकार मतलब मान लीजिए करंट भी है भाजपा, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिंट है तारतल्ला में, वहाँ छपेगा। नहीं, बहुत अच्छा सवाल। आरबीआई जो है इज मेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आरबीआई इज नॉट गवर्न्ड बाय द करंट गवर्नमेंट। दे हैव देयर ओन गवर्नर विच इज करेंटली मिस्टर शक्तिकानंद दास, ऑन पेपर एटलीस्ट। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो भारत में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ऑन पेपर आरबीआई इज एन ऑटोनॉमस बॉडी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। अब हो क्या रहा है वो कहानी अलग है। ये बात सच है, आपको भी पता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आरबीआई को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा बुरा नहीं पता हमको, पर कर रहा है। डिमोनेटाइजेशन हुआ है, वो आरबीआई का डिसीजन ऑन पेपर, कोई हक ही नहीं है उनको उस पर बात करने का। डिमोनेटाइजेशन में मोदी जी का कोई यहाँ पर बात ही नहीं है। डिमोनेटाइजेशन शुड हैव बीन द डिसीजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी, मार्केटिंग है ना सर, क्योंकि अगर आज आप मतलब बोलेंगे कि हमने ये अचीव किया है तो ऑब्वियसली वोट भी मिलेंगे। 2014 से, अब देखिए हम आपको बता रहे, प्लीज़ इसमें पॉलिटिकल वाला पर्सपेक्टिव नहीं लाइएगा। बीजेपी आज तक ये कैसे प्रोजेक्ट किया है 2014 के बाद तक कि ऐसा बहुमत, ऐसा मेजॉरिटी आज तक कभी किसी को नहीं मिला है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी 60% सीट्स भाजपा के पास है। जब कांग्रेस अपने प्राइम पे था ना, 80-85% सीट्स वो लोग के हाथ में था, 85%। तो इससे बड़ा बड़ा बिजनेस मतलब सरकार बना है, पर ऐसे ब्रिलियंटली दिमाग लगा के मार्केटिंग कोई नहीं किया है, तो वो अलग कहानी है। पर आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है। खर्चने वाला और छापने वाला अगर एक आदमी हो गया तब तो बर्बादी का तरफ ही जाओगे तुम। सोच कर देखो, पैसा चाहिए, कौन छाप रहा है? आरबीआई।
खर्चना किसको है? भारत सरकार को। एक छापते जाओ छापते जाओ छापते जाओ छापते जाओ, तो देश तो डूबेगा ही डूबेगा। इंडोनेशिया तो भी ठीक है सर, वेनेजुएला गूगल करिए, जिम्बाब्वे गूगल करिए, अफ्रीका में कुछ देश हैं, तो अलग अलग देशों में आप देखेंगे अलग अलग ये प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट एक हो जाते हैं। आज तक ऑन पेपर भी और कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नहीं मानेंगे आप, डिसीजन मेकिंग अलग है दोनों की। बोलिए। आप बोले कि सारा कॉइंस लिमिटेड टेंडर के अंदर आता है, बट अब 20 रुपीस का कॉइंस है, वो तो हम बोल रहे हैं, तो अब कर रहा है भारत सरकार अपना पावर बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए आज सोचिए आरबीआई के साथ अगर कभी झगड़ा हो जाए, कोई बात नहीं माना, कुछ अपना नहीं हो रहा है, तो लोग के पास अपना करेंसी भी है, समझ रहे हैं? तो दी आइडिया इसकी पूरा डिपेंडेंसी एक चीज़ पे नहीं होना चाहिए। अगर आप एक स्पेनिश शो देखे हैं मनी हाइस्ट, उसमें भी इस चीज़ के बारे में बात किया है। एक बैंक लूटने जाता है वो लोग, रॉयल बैंक ऑफ स्पेन, उनका आरबीआई, स्पेन का आरबीआई। अब स्पेन का आरबीआई में आदमी सोचेगा क्या मिल रहा है, नोट नहीं, वो लोग ना वो जिसपे नोट छापता है वो एक वो होता है प्लेट, वो चोरी करने जा रहा है। द आइडिया यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट अलग है और आरबीआई अलग है। हम लोग को लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, नो, इट इज मेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बहुमत मिलने के बाद आरबीआई बना है, और आरबीआई को एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन का, ऑटोनॉमस मतलब समझते हैं, लाइक जेवियर्स कलकत्ता में ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, जानते हैं इसका मतलब? इसका मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम जब ले, जेवियर्स के पास अपना एग्जाम लेने का पावर है। तो इसीलिए देखिएगा आपके फ्रेंड जो हैं, जो क्लास 12 पास आउट या सीनियर्स हैं, जो मान लीजिए भवानीपुर, शिवनाथ शास्त्री और ये सब कॉलेज में गए हैं, इनके एग्जाम डेट्स अलग होते हैं, और जो बच्चे जेवियर्स में पढ़ते हैं उनके एग्जाम डेट अलग होते हैं, क्योंकि जेवियर्स के पास ऑटोनॉमस स्टेटस है। पर बैंकिंग के अंदर आप जो समझ रहे हैं कि हमारी कंट्री में बहुत प्रकार के बैंक हैं, तो जो सबसे पहला बैंक है वो है सेंट्रल बैंक। प्रॉब्लम है कि अनमोल अगर किसी से सेंट्रल बैंक पूछो तो वो बोलता है आरबीआई। हमारे देश में ना सेंट्रल बैंक आरबीआई है। सेंट्रल बैंक क्या है पहले ये तो समझाओ। दी एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग इन आवर कंट्री, एपेक्स, इसके ऊपर कोई बैंक नहीं है, ये बैंक्स का पापा है। अगर कभी भी कोई बैंक में झमेला होगा, ये अंदर घुस के बंद करवा सकता है बैंक। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा, अगर कोई भी बैंक में कोई भी झमेला होगा, कोई भी होगा, सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी है कि वो जाके उसको रेक्टिफाई करे। बैंक्स लॉसेस में थे कुछ गवर्नमेंट बैंक्स, जानते हैं 3 बैंक को मर्ज करके एक बैंक बना दिया, ओरिएंटल बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक, ये सबको मिला के एक बैंक बना देता है। बोला तुम लोग से नहीं हो रहा है, 3 अलग अलग एक बनो। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी हुआ था। See, central bank does not have jurisdiction with Vijay Mallya, but central bank can penalize State Bank of India. RBI is not the collection agent of the government. RBI is the apex institution for banking. So what does RBI do? It does not allow SBI to give loans up to a certain level now. कि अगर किसी से भी आप देख रहे हो 100 करोड़ के ऊपर का लोन चला जा रहा है, रोक दो, इसके ऊपर मत जाओ, नहीं तो ये फिर पैसा लेके भागेगा। So RBI is not going to go and collect money from Vijay Mallya. It is only going to be monitoring. It is only going to be controlling the banks. Banks का jurisdiction RBI के पास है. Not even that, भारत में जितनी करेंसी है नोट्स वाली वो सारा RBI ही इशू करेगा. Not even that, जितना फॉरेन एक्सचेंज आएगा ना, विदेशी पैसा, जैसे आप पुष्कर जो है वो मान लीजिए सिल्क जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब सिल्क एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर में पैसा आता है। आप बताओ डॉलर यहाँ खर्च पाओगे? तो आपको बैंक में क्या आता है? आईएनआर। आपको बैंक में कन्वर्टेड आईएनआर आता है कि डॉलर आता है? कन्वर्ट। तो वो डॉलर गया कहाँ? आरबीआई के पास रहा नहीं, आरबीआई के पास क्या? अब आरबीआई वो रिपोर्ट करता है किसी को अगर इंपोर्ट करना है, किसी को लोन चाहिए, तो हु इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? आरबीआई। डायरेक्टली नहीं सर, आप लेते हो फॉरेन एक्सचेंज डीलर से, पर फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास कहाँ से आएगा? आरबीआई से आएगा।
बैंक के पास नया, वो डॉलर में काम ही नहीं करते हैं ना, डॉलर में काम तो बाहर के लोग करते हैं, हमारे पास तो INR ही आएगा। हम अगर बाहर से फिजिकल, कुछ बच्चा लोग डाउट पूछता है, फिजिकल डॉलर ले आए, दो अपना पनवाड़ी को एक ठो फिजिकल डॉलर, देखो तुम्हारा मुंह पे हंस देगा, बोलेगा तो खिलौना है, वो चलेगा ही नहीं इधर, यहाँ पर वो डॉलर चलेगा ही नहीं, तो उसको तो पहले कन्वर्ट कराना पड़ेगा, बैंक जाना होगा, ये लो भैया $100, हमको 7,000 रुपये हाथ में दो। वो डॉलर जो है वो बैंक क्या करेगा, वो RBI को देगा कि भाई मैं क्या करूँ इस पैसे का, मेरे को 7,000 ट्रांसफर कर। तो सारे डॉलर जो हैं वो इकट्ठे कहाँ होते हैं, RBI के पास, और सारी जो पेमेंट्स करनी होती हैं, घूमने जाना होता है, डॉलर लगता है, वो कहाँ से आता है, इनडायरेक्टली RBI। फिर RBI डॉलर को कहाँ देते हैं? लोगों को, जो हमारे लोग जिनको इंपोर्ट करना है, हाँ, RBI पापा है, एक बच्चा बाहर बेचेगा, एक बच्चा बाहर से खरीदेगा, जो बेचकर पैसा लाएगा RBI उसको उसका बदले INR देगा, डॉलर रखेगा, इसको बाहर खरीदना है, घूमने जाना है, INR दे, ये ले डॉलर और जा। देयर हैज टू बी कस्टोडियन, समझ रहे हैं बात को। तो सबसे पहला बैंक है हमारा भारत का एपेक्स इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक। इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है सर, ये नहीं बनता है प्रॉफिट के लिए, और ना मेरे जैसे और आपके जैसे लोग डायरेक्टली चलो आज सेंट्रल बैंक में खाता खुला के आते हैं, नहीं होता है। ये खाली गवर्नमेंट का बैंक है, मतलब देयर इज़ अ फंड कॉल्ड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जितनी भी डील्स होती हैं, मान लीजिए न्यूक्लियर डील हम साइन करते हैं किसी के साथ, मान लीजिए जापान के साथ हम डील साइन करते हैं, हमारी पेमेंट जो होती है वो सेंट्रल बैंक से होती है। भारत का बैंक है ये, भारतीयों का बैंक नहीं है। दिस इज इंडियाज बैंक, नॉट इंडियन बैंक। This is not the bank for the people, this is bank for the government. In fact, the Prime Minister salary is paid from the Central Bank of India, Consolidated Fund of India. All the government officials are tried to pay from the Central Bank Consolidated Fund of India, because it is the administrative bank of our country, देश का बैंक। दो बैंक में लड़ाई हो गया, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक है HDFC। बोल रहा है पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, ये बोल रहा है हो गया। अब है तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक मनी, एक्चुअल मनी तो है नहीं, तो कौन ठीक करेगा, RBI ठीक करेगा। इस फैसिलिटी का नाम है, और हमको पढ़ना भी है, इस फैसिलिटी का नाम है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। अच्छा, एक ना यहाँ इनको स्टेटस दिया गया है खाटू श्याम बाबा का। आप लोग मुझे जानते हैं खाटू श्याम बाबा कौन है, उनका वो जानते हैं क्या है टैगलाइन, हारे का सहारा, है ना। जैसे हम बहुत मानते हैं, हम मतलब घुसड़ी तो 4-5 बार मतलब चले ही जाते हैं एक साल में, और ट्राई करते हैं एक बार खाटू तो जाए ही जाए, ट्राई करते हैं, बहुत साल से नहीं गए, पर हमको ना वो मतलब बहुत मतलब रिलेटेबल लगता है कि तुम जब सब कुछ हार गए हो तो तुम यहाँ आओगे ना तो भी तुमको चांस है, मतलब समझ रहे हो, हारे का सहारा। पॉइंट बोल रहा है इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मैं आपको आंखों देखी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 2014 में येस बैंक ना बंद होने वाला था। येस बैंक वॉज गोइंग अंडर सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम, एंड येस बैंक वॉज अ प्राइवेट बैंक, so they were going through a lot of problems, and they had come out with a statement that we might not even pay people who have deposited money to us. अब सोचिए पैनिक क्या हुआ होगा। तेरा 10 लाख पड़ा है येस बैंक में, तेरे को मुंह पे बोल दिया शायद हम ना दे पाए, लाइनें लगने लगी, मारपीट हो जाएगा। भाई मेरा पैसा बैंक में रखा हुआ है, बोल रहा हो नहीं दोगे, मेरा कमाया हुआ पैसा है यार। तो फिर रिजर्व बैंक इंडिया बोला हम दे देंगे, तुम टेंशन मत लो। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी बैंकिंग रिलेटेड इशू होगा, RBI आके मदद करेगा। समझ पा रहे हैं? हम कॉफ़ी नहीं लाए थे क्या? एनीवे, तो ये हो गया सेंट्रल बैंक की बातें। दूसरा बैंक जो सबसे कॉमन है, आपको रास्ते रास्ते में मिलता है, उन बैंक्स का नाम है कमर्शियल बैंक। जितना बैंक आप रास्ते में देखे हो, जितना, उन सब का एक ही मकसद है, प्रॉफिट कमाना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC। अच्छा पहले तो बताइए सुविधा, आप जानते हैं एक HDFC अलग है और एक HDFC बैंक अलग है। हाँ, एक है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। वो सर एक लोन है, खाली घर वर बनता है ना, जब घर का लोन चाहिए वो HDFC देता है। और एक अलीपुर न्यू अलीपुर में HDFC बैंक है सर, वो कमर्शियल बैंक है। वो तो अलग इंश्योरेंस है, बैंक नहीं है वो। सिमिलरली एक ICICI है और एक ICICI बैंक है।
एक IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और एक IDBI बैंक है। तो जो भी बैंक्स का पर्पस ही बना है आपसे पैसा लेगा इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट at lower rate of interest, and then will transfer in the name of a loan, cash credit, bank overdraft to other people at a higher rate of interest. The difference in economic terms is called the spread. हम आपसे लोन ले रहे हैं, आपको 6% FD दे रहे हैं, तो हम आपको 18% पे होम लोन दे रहे हैं। जो 12% मेरा प्रॉफिट आ रहा है उसमें से सारा खर्चा माइनस करेंगे, दैट इज हाउ अ बैंक अर्न्स। वो तो बहुत तरीके हो गए सर, फॉरेन एक्सचेंज हो गया। आज का जमाना में बैंक सिर्फ लेन देन नहीं करता है। अब बैंक को बोलिए सर आपको ना दिवाली पे वो कॉइन दे देगा, वो लोग कॉइन भी बेचता है। अब गोल्ड कॉइन, लोग अब आजकल गोल्ड कॉइन ज्वेलर से नहीं लेते हैं, बैंक से लेते हैं। फिर मान लीजिए आपको फॉरेन वेकेशन पे जाना है, फॉरेन वेकेशन पे जाने के लिए आपको चाहिए फॉरेन करेंसी। ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास जाना हो, HDFC को बोलिए वो भी दे देगा आपको कोई भी चीज़। मतलब आजकल जगह बैंक्स हर फैसिलिटी देने लग गया है। मतलब आप बता रहे हैं लास्ट 4 साल में हम एक बार भी अपने HDFC बैंक में नहीं गए। जब भी हमको पैसा डिपॉजिट करना होता है हम फ़ोन करते हैं मेरे रिलेशनशिप मैनेजर को, वो आदमी आता है मेरे से कैश लेके डिपॉजिट भर के चला जाता है। ऐसा फैसिलिटीज आज का ज़माने में बैंकिंग में हो गया है कि सिर्फ लेन देन का तो काम है ही नहीं सर। एज ही सेड, वो पैसा लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में लगा दो, कुछ भी करो, पर आइडिया यही है लोअर रेट में इन्वेस्ट करो, हायर रेट में डिफरेंस पैसा कमाओ। मेन मोटिव यही है। ये लोग चैरिटी के लिए नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोल रहे कि हम चैरिटी के लिए बैठे हैं, बोल रहे हम मेरा काम ही, हम कमर्शियल बैंक है, मेरा काम है प्रॉफिट कमाना। पर ऐसा भी नहीं कर सकते। सोचिए कि आप फार्मर हैं, आपको खेती बाड़ी करना है, तो आप जा रहे हैं कमर्शियल बैंक, आप तो लुट जाएंगे। पहले तो आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ, इतनी रिस्ट्रिक्शन है। वो मुन्ना भाई देखे हैं, मुन्ना भाई ओरिजिनल वाला MBBS वाला, मतलब फॉर्म भरो पहले उसके बाद भर्ती होगा। एक किसान क्या समझेगा फॉर्म। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एग्रीकल्चरल बैंक्स बनाए। बता रहे हैं, एग्रीकल्चरल बैंक्स को इन्होंने 2 पार्ट में तोड़ा, RRBs और LDBs। फुल फॉर्म आप लोग लिखिएगा, रीजनल रूरल बैंक्स। रूरल गांव होता है। ये जो चीज़ है ये खाली शॉर्ट टर्म लोन्स और क्रेडिट के लिए है, छोटे लोन्स। मतलब आज लीजिए वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। आप जानते ही होंगे कि किसान के जीवन में एक बहुत बड़ा इशू है, उगेगा अभी नहीं, 6 महीना लगेगा, तो खटेगा अभी, पैसा आएगा 6 महीने बाद। तो 6 महीना क्या कमाएगा, कुछ नहीं। तो तब का पैसा क्या करें, लोन ले लेते हैं। तो लोन जब छोटा टर्म के लिए ले रहे हैं तो कहाँ जाए, रीजनल रूरल, ये पंचायत के पास, गाँवों में आप जाएंगे तो आपको बहुत मिलेंगे। और ये क्या है, ज़मीन खरीदनी है, ट्रैक्टर लेना है, बड़े बड़े लोन लेने हैं, तो आप जाइए लैंड डेवलपमेंट बैंक्स में। ये दोनों ही कौन से बैंक हैं, एग्रीकल्चरल बैंक। इनका एक अपना पापा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। पर याद रखिए इसका भी पापा RBI ही है, सबका पापा RBI। पर इनको मैनेज करने के लिए एक छोटा पापा बनाया गया है कि भाई हम नहीं आपा की देख पाएंगे, किसान लोग का मदद कर पाएंगे डायरेक्टली हर बार, पर ये जरूरी है। 70-75% आबादी हमारी पॉपुलेशन किसानी पे डिपेंड करती थी, आज भी 60% के लगभग है। 60% पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर। अगर इस पर अलग नहीं करोगे तो तुम अपने 60% लोगों का ध्यान ही नहीं रख रहे हो। ठीक है, इंडस्ट्री ग्रो होना चाहिए, सर्विस सेक्टर ग्रो होना चाहिए, पर एक बार देखो तो हो तो तुम एग्रेरियन सोसाइटी। 1947 पे जब ब्रिटिश हमको छोड़ के गए थे, गैस करिए हमारी आबादी में कितने प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर में थे, गैस करिए। 85% सर, 85%। और गैस कर पाएंगे कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, इन द 200 years they ruled us, what was the general growth rate of agriculture? 1.5%। 1.5%। एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी 4.5% पे ग्रो करती है, स्टैग्नेंट, जहाँ कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो भी 4% पे ग्रो करती है। हम 1.5 पे थे एग्रीकल्चर, जहाँ 85% लोग एग्रीकल्चर से थे।
तो आप इमेजिन कर सकते हैं, लोग बोलते हैं ना कि भारत को गरीबी से नहीं निकाला गया, इतने साल हो गए। भाई, टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पास्ट। आप आज ये भारत को देखकर नहीं बोल सकते तुमको 80 साल हो गए आज़ादी से, तुम कैसे अभी तक गरीबी से नहीं निकले। तुम मतलब इट इज़ नॉट द सेम थिंग। मतलब इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ आर एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड फॉर अ वेरी सिंपल फैक्ट। अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं क्या, थोड़ा इकोनॉमिक्स हिस्ट्री अगर आप पढ़े हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18वीं सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था यूके में, मतलब मशीन का स्टार्ट हो गया था। तो अब आप सोचिए, आप यूके हैं, हाँ आप किंग हैं, आपके देश में गजब से मशीन का प्रोडक्शन चल रहा है, जॉब आ रहा है, लोगों के पास पैसा क्रिएट हो रहा है, आपको सामान बनाना है, पर सर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे देश जाएंगे, उनको कॉलोनी बनाएंगे, और जैसे ही आप उनको कॉलोनी बनाएंगे आप उनसे उनका रॉ मटेरियल छीनेंगे। मतलब हम बोलेंगे आप कॉटन उगाओ, आप चाहे फूड क्रॉप उगाते थे। भारत वॉज नेवर अ कमर्शियल कंट्री, इट वॉज सो अबंडेंट इन फूड क्रॉप्स दैट भूखमरी बोलकर कुछ नहीं था हमारा। लोग किसानी करते थे फॉर नॉट मनी, हमेशा सरप्लस होता था हमारे पास। हम फूड क्रॉप्स की कंट्री थे। बोला नहीं ये बिकेगा नहीं, कैश क्रॉप बनाओ। अब भाई सॉइल पढ़े हो ना, सॉइल ऑफ कॉटन अलग है और सॉइल ऑफ वीट अलग है। उस वीट के सॉइल पे तुम उनको फोर्स कर रहे हो कि इंडिगो उगाओ, फोर्स कर रहे हो कि आप टी उगाओ, क्योंकि हमारे देश में यूज़ होगा एज रॉ मटेरियल, तब तो बर्बादी होना ही था। अच्छा, फिर इंडियंस हम तो हमेशा ट्राई करते हैं कि चुप क्यों बैठा गधा लोग, कोई मतलब मिल के बगावत करता। हमको लगता है किया होगा, हिंदी पिक्चर में ठीक से दिखाया नहीं, हमको लगता है कोई तो गया ही होगा यार। यहाँ छोटा छोटा चीज़ पे रास्ता पे निकल जाता है आदमी लोग, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, तुमको लगता है इतना बड़ा चीज़ में नहीं किया होगा, 100% किया होगा कि अरे हमको करो ये। उनका काउंटर क्या किया, मतलब कैसे कैसे तोड़ा भारत का इकोनॉमी को। हमारा ना इंडिया में तब प्रायर ब्रिटिश पीरियड, आप बिलीव नहीं करेंगे, ज्वेल्स, जेम्स, हैंडीक्राफ्ट्स इतना हाई सेल होता था ऑल ओवर द वर्ल्ड कि मतलब प्रूफ है, जैसे आप बोल रहे थे ना सर, प्रूफ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारा मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड रिटन है, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हम इजिप्ट में और बाहर देशों में अपने सारे सामान बेचा करते थे प्रायर टू द ब्रिटिश राज। अब अगर सोचो रॉ मटेरियल उगा रहा है, कॉटन उगा रहा है, इंडिया के मन में आएगा ना हम यहाँ बनाएंगे, पूरा डिसरप्ट कर दिया इंडस्ट्री। हमारी कॉटन इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को तोड़ दिया। अब देखो क्या सॉलिड गेम खेला, जितना भी है फुल मार्क्स फॉर बीइंग मैनिपुलेटिव बाय द ब्रिटिश। क्या काम किया, बोला कि ये आदमी लोग टी शर्ट इधर बना ही नहीं पाएगा, हम इधर फैक्ट्री नहीं डालने देंगे इनको किसानी करवाएंगे। तो कॉटन उगा के कर भी क्या लोगे, कॉटन पहनोगे, यूके को बेचना ही पड़ेगा, यूके में वो बनेगा। और क्योंकि तुम्हारे यहाँ टी शर्ट की कोई फैक्ट्री नहीं है, इंडिया क्या करेगा, यूके से खरीदेगा। क्या गेम खेला, बोला एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये 200 साल चला, 200 साल तक हमारे एग्रीकल्चर को सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन करके हमको यहाँ पे खड़ा किया। और उसके बाद जब कोई बोलता है ना कि इंडिया अभी भी क्यों बोलता है कि हमारे पास इतनी पॉवर्टी है, तो ब्लेम द आई थिंक ब्रिटिश फॉर दिस। एंड आज तक ना कहीं अगर बोले ना, कोई प्रॉपर अपॉलॉजी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आया है, ना ही फ्रॉम द क्वीन एंड एवरीथिंग। तो अगर इंडिया पाकिस्तान मैच है और इंडिया ब्रिटेन यूके है ना, मतलब इंग्लैंड, हम इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान को सपोर्ट कर लें पर यूके को कभी ना कर पाए। वर्स्ट कंट्री लगता है हमको कि आज हम लोग का देश का स्थिति बना है। अच्छा तो हम कर पाए क्योंकि हम भी बहुत रिजिलियंट है, वी हैव बीन ऑल्सो वेरी, मतलब लगे रहे हम लोग। पर अदरवाइज हमारी कंट्री इतनी ग्रोइंग कंट्री थी, इतनी मतलब बोला था ना सोने की चिड़िया, सच में थी। बट धीरे धीरे सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन किया। और एक देश का नहीं सर, जहाँ जहाँ गए हैं ये लोग, जहाँ जहाँ ये अपने कॉलोनी बैठाए हैं, उस देश को बर्बाद करके गए, क्योंकि उनका आइडिया यही था, एक्सप्लॉयटेशन। दे डिडंट वांट टू रूल, they don't want to govern, they had no interest in that, they just wanted to take power. So agricultural banks दो प्रकार के हैं, RRBs और LDBs। RRB, अच्छा ये खुल गया लगता है। RRBs और LDBs, RRB जो हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए हैं सर, और लॉन्ग टर्म बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए हैं। प्रंजल, इनका हेड कौन है, नाबार्ड है। अब सोचिए, अब आप उद्योगपति हैं, उद्योगपति मतलब समझते हैं,
इंडस्ट्रियलिस्ट, आपको चाहिए 1000 करोड़ का लोन, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी फीजिबल टू गो टू अ कमर्शियल बैंक एंड पे 18% इंटरेस्ट ऑन दैट? गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स दैट कि यार ये तो मतलब बर्बाद हो जाएगा आदमी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है हम इंडस्ट्रियल बैंक्स खोलेंगे। यहाँ पे मेरे जैसे आपके जैसे किसान जैसे लोग नहीं जा सकते। यहाँ की रिक्वायरमेंट ही है 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, बड़ा बड़ा लोन चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री बैठाना है, एक मतलब छोटा बिजनेस नहीं खोल रहे हैं, मतलब आप गाड़ी का इंडस्ट्री बैठा रहे हैं। सोचिए आप पूरा, हाँ पूरा एक यूनिट नहीं सर, आप पूरा मतलब देश में इंडस्ट्री बैठा रहे हैं, गाड़ियों का पूरा प्रोडक्शन अब यहाँ होगा। तो उसके लिए आपको छोटा अमाउंट नहीं चाहिए, आपको ह्यूज मनी चाहिए। ह्यूज मनी कौन देगा? इंडस्ट्रियल बैंक का एपेक्स इंस्टीट्यूशन आईडीबीआई है, नॉट आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक आईडीबीआई बैंक है जानते हैं, वो कमर्शियल बैंक है, उसमें मैं और आप जा सकते हैं, मेरा बैंक अकाउंट भी है उसमें, बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है सर? एक तो आप सुने होंगे ये कोऑपरेटिव बैंक्स, नहीं सर, एकदम ऑपोजिट। आदमी लोग का किटी पार्टी है। मतलब समझिए, हम लोग रियलाइज़ किए कि यार हमारी जो कम्युनिटी है, मान लीजिए हम लोग सब यहाँ गुजराती हैं, हम लोग की गुजराती कम्युनिटी में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बैंक में लोन नहीं मिलता है। तो हमारी कंट्री में, हमारी कम्युनिटी में कुछ बड़े लोग भी हैं और बहुत छोटे लोग भी हैं। तो हम क्या करते हैं, सबको बोलेंगे भाई काम करो, 10-10 हज़ार रुपये डाल दो, जिसका घर में कोई विवाह आने वाला होगा, जिसका घर में कोई घर लेना होगा, उसको हम लोन देंगे एकदम मिनिमल इंटरेस्ट पे, ताकि ये ना हो कि हम लोग बंद हो जाएं पर लूटना भी नहीं है। तो ये बेसिकली सोशल मोटिव के लिए होता है। तो एक ही हम नाम जानते हैं इसका एग्जाम्पल में, सरास्वत कोऑपरेटिव बैंक बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में है, गुजराती लोग का ही है। तो ये लोग क्या किया, अपना कम्युनिटी बना लिया कि अच्छा हम लोग, जैसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे, टॉलीगंज फाड़ी में एक घर है आशा अपार्टमेंट्स, वो ना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड दिस? यू डोंट बिकम एन ओनर इन दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी, यू बिकम अ मेंबर। आपका घर आपका ओनरशिप पे नहीं है, आप मेंबर हैं यहाँ के, और एक मेंबर को एक घर अलॉट होता है, पैसा उतना ही लगता है। हाँ, और घर बिल्डिंग बनाया, 10 फैमिली का वहाँ पे घर है। करेक्ट सर। बट अगर किसी बाहर वाले को लेना होगा तो वो मेंबर को पैसा देकर लेगा। मेंबर को पैसा नहीं मिलेगा। सो मतलब आप समझ रहे, मम्मी पापा कब किटी पार्टी गए, देख जानते हैं क्या होता है? मेरी मम्मी एक किटी पार्टी में है, तो हम लोग सब अभी मम्मी बनते हैं। हाँ 5000 रखो इधर, सब 5000 रखो, ये तो चिट में नाम निकालते हैं, जिसका नाम आया तुम रखो। समझ रहे? अगले महीने फिर आओ, 5-5 हज़ार रुपया डालो, ये तो चिट निकालो, किसका नाम आया उसको दे दो। समझ रहे हैं? मतलब मैं अपनी मम्मी को बोला था, मम्मी ये नहीं करना चाहिए आपको। कारण बहुत सिंपल सा है, 60 दे के 60 ही आता है। 12 लोग अगर किट्टी में हैं, आप दे कितना रहे हो, 12 बार दे रहे हो, और सबका एक बार नाम आएगा, सबका एक बार तो नाम आएगा ही। चिट में आपका नाम आ गया एक बार तो फाड़ देगा वो, खत्म। क्या दोबारा गया? नहीं, एक जन को एक ही बार मिलेगा। अच्छा, फिर बाद में उसका नाम ही नहीं, अच्छा। तो आप दिए कितना, 60 मिला, कितना 60, उससे बेटर आप 60,000 रुपये का EMI के में मतलब इन्वेस्टमेंट कर दो, ब्याज तो आए। और सोचिए किस्मत अगर खराब हो, आपको लास्ट में मिले, तो आप 5-5 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, 5-5-5-5-5-5 करके 12 महीना दिए, कुछ नहीं आया, 12 महीना भैया 60,000 आया, आप एक्चुअली मनी लूज किए हैं, हाँ या ना? एंड इन्फ्लेशन, 5,000 टुडे, 5,000 next month, 5,000 next month, 5,000 next month, next month, next month, next month. That means you paid 60,000 over a span of 1 year before, and you're getting 60,000 1 year later. 60,000 1 year later has less value today as compared to 60,000 earlier. So actually you're losing money. आप मेरे को आज 60,000 देते हो और मैं आपको एक साल बाद बोलता हूँ देख पुष्कर मैं तेरे को 60,000 वापस कर दिया, तुम बहुत बेवकूफ बनाया मैं। बिकॉज नॉर्मल इन्फ्लेशन 6% है। बोल रहा तिजोरी में रखा रखा पैसा 60,000 6% से गिरेगा। ये तो इन्फ्लेशन का रेट है, इससे ज्यादा ही बढ़ रहा है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो एवरेज रेट है, समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वो बोल रहा है कि भैया ये पैसा कहीं और लगाते अगर आप तो वहां से इंटरेस्ट आता,
तो इंटरेस्ट मिस कर दिया आप, तो वो भी तो एक नुकसान है। समझ पा रहे हैं? हाँ, हो सकता है लॉस हो जाता, 100%। सर रिस्क है तो रिस्क है, और क्या है, बिना रिस्क के कुछ नहीं होता है। चलें, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक में सबसे पहला पॉइंट आता है फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। क्या करता है रे अनमोल कमर्शियल बैंक, क्या काम करता है? सबको ऐसे लोन देते हैं, FD कहाँ से आता है पैसा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कितना प्रकार का डिपॉजिट नाम दे पाएंगे ईशान? क्या होता है नॉर्मल डिपॉजिट? हम तो नहीं जानते। क्या अकाउंट का नाम है? सेविंग्स बैंक अकाउंट। सुमिता, ये क्यों खोला जाता है जानते हैं? ये क्या बिजनेसमैन लोग खोलता है कि हाउस होल्ड खोलता है? हाउस होल्ड। टू इनकलकेट द सेविंग हैबिट ऑफ सेविंग्स। इसमें ना एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, एक चेकबुक मिलता है आपको। बिजनेसमैन के लिए ना सर करेंट अकाउंट है, खोलना नहीं चाहिए, पर्सनल अकाउंट होता है। पर गलत है ये, सेविंग्स बैंक अकाउंट रखना नहीं चाहिए। कारण क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती हैं। आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे 20,000 रुपये से ऊपर की ज़्यादा एक दिन में, है ना, विड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप, 15,000 के नीचे बैलेंस नहीं लेके जा पाएंगे। हाँ, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, इसीलिए बिजनेस वाले नहीं खोल पाते हैं। करेंट अकाउंट में तो सर आप नेगेटिव में चले जाओ, पर ब्याज नहीं मिलेगा। खोलते हैं, मेरा भी सेविंग्स बैंक अकाउंट ही है, जानते हैं, मेरा करेंट अकाउंट नहीं है। मेरा बिजनेस में सेविंग्स बैंक अकाउंट के थ्रू कर रहा हूँ, पर ये गलत है, नहीं करना चाहिए। कारण क्योंकि सेविंग्स बैंक अकाउंट का पर्पस नहीं है बिजनेस का। आज अगर मेरे को किसी को पेमेंट करना है, मेरे को हमेशा सोचना होगा मैं मिनिमम बैलेंस तो नहीं पार कर गया, नहीं तो मेरा पेनल्टी लग जाएगा। मेरा ATM विड्रॉल में लिमिट है, आप जानते हैं सर, मेरे पैसा तो भी मैं नहीं निकाल सकता, पर डे का लिमिट है, क्योंकि आदत के लिए बनाई गई है ये चीज़ें। समझ रहे हैं? यहाँ कुछ नहीं है, वॉक इन, हाँ, गो टू नेगेटिव ऑल्सो, OD जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OD पर ब्याज दे देना, पर बैलेंस पे तुमको मिलेगा नहीं। इसीलिए करेंट अकाउंट थोड़ा सा लोग प्रेफर नहीं करते हैं, और पुष्कर बोल रहे सेविंग्स ही खोल लेते हैं, तो वहाँ ब्याज आ जाता है 3-4% का। तीसरा पॉइंट FD, फिक्स डिपॉजिट्स। ये तो यार एक ईयरमार्क्ड इन्वेस्टमेंट होता है कि आप पैसा अटका के रख दो और आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा मैच्योरिटी पर। ये इंस्टॉलमेंट्स शायद क्लास 9-10 में ना होता था बैंकिंग में, आप लोग शायद करते थे ना मैथ में, कि 5,000 रुपया मंथली अगर इन्वेस्ट करेंगे 12 साल के लिए तो कितना रुपया अपने को 12 साल बाद मैच्योरिटी में, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो RD वाला कॉन्सेप्ट करते थे शायद आप लोग, रेकरिंग डिपॉजिट्स, कीप रेकरिंग दी इंस्टॉलमेंट्स, देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ। उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। इट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ अ फ्लेक्सिबल FD। सोच कर देखो, बोल रहे हैं अगर आपका बैलेंस 70,000 रुपया है, 25 के ऊपर कितना है, उस पर हम आपको FD वाला रेट दे देंगे, और आप जब चाहे निकाल भी सकते हो, पर इंटरेस्ट फिर उस पर कम हो जाएगा। तो पेनल्टी लगता है, हाँ इंटरेस्ट मिलेगा पर पेनल्टी लगेगा। हाँ, पर उसमें FD वाला रिटर्न थोड़ा कम होता है। ठीक, चलिए, ये सब ना अभी नए बैंक्स कर रहे हैं, जैसे बंधन बैंक, RBL, क्योंकि उनको भी मार्केट में घुसना है। और ये अभी SBI, HDFC लोग इतना भी डोमिनेट करके रखा हुआ है कि नए बैंक्स को मौका नहीं मिल रहा है। तो ये सब अब जो बोल रहे हैं, मेरा भी बैंक में ऑफ़र किया था ये लोग, मेरा बंधन बैंक में अकाउंट है एक, वहाँ पर बोला था कि आप 25,000 के ऊपर बैलेंस रखो, जितना भी बैलेंस, 2 रुपये ही क्यों ना हो, 2 रुपये में आपको ब्याज देंगे। बोला अगर मान लो 15 लाख रुपया हो जाए, तो बोला जितना 25 के ऊपर है उतना, जितना दिन रहेगा एवरेज पीरियड के लिए हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो ये बढ़िया चीज़ है। और क्या करता है बैंक? इस पैसा से लोन देता है, ग्रांटिंग लोन। प्रंजल, लोन कितना प्रकार का होता है जानते हैं?
मत बोलना कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, बीवी लोन, नहीं। लोन 4 प्रकार का होता है। पहले हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि लोन कितना प्रकार का यहाँ पे काम कर रहा है। एक रोहिन है जो बैंक गए आउटराइट लोन लेने, आउटराइट लोन, और दूसरे गए मिस्टर पुष्कर बिनानी, बिनानी है ना तुम? हाँ? अरे ठीक है, ठीक, हाँ। और आप लेने गए कैश क्रेडिट, दोनों ही लोन लेने गए 10-10 लाख रुपया का। रोहिन को भी 10 लाख चाहिए, मिस्टर बिनानी को भी 10 लाख चाहिए। पर मिस्टर बिनानी जो है वो बैंक से कैश क्रेडिट ले रहे हैं और मैं जो है आउटराइट लोन ले रहा हूँ। पहले तो हमको दिक्कत है हिंदी पिक्चर से। लोगों को लगता है कि जब आदमी बैंक से लोन लेने जाता है तो बैंक वाला उसको एक ठो काला बैग देता है और काला बैग से लेते समय वो बाइक में कोई आदमी आता है हेलमेट पहन के और वो बैग लेके चुरा लाता है। ऐसा नहीं होता है। जब आप लोन लेते हैं सर, कैश नहीं होता है, आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट हो जाता है। अब उसके थ्रू आप पेमेंट वेमेंट करते हैं, कुछ निकालते हैं, घर लेके जाते हैं, पर इट डज नॉट वर्क लाइक दैट यू गेट कैश एंड देन यू पे समवन। When you get a loan, your account is created in that bank account and that money is transferred into that account. That is how you take a loan. So पुष्कर राज बिनानी के अकाउंट में 10 लाख चला गया, रोहिन खन्ना के अकाउंट में 10 लाख चला गया। अब मैंने सर लिया था गाड़ी लेने के लिए, तो अभी तक गाड़ी आई नहीं है, पर मेरा ब्याज का मीटर सर शुरू हो जाएगा क्योंकि मैंने लोन लिया है। तो बैंक को उससे मतलब नहीं है कि आप कितना रुपया उसमें से पे करोगे, कितना अपने पास रखोगे। बैंक बोलेगा मैंने कितने का लोन दिया, मैं ब्याज कितने पे लूँगा। पुष्कर ने 4 महीने तक पैसे निकाले ही नहीं, बैंक 1 रुपया भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। पुष्कर ने 2 लाख रुपए निकाले, बैंक सिर्फ 2 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। पुष्कर के मन में आ रहा है तो भैया आप बेवकूफ़ हैं, आपको भी कैश क्रेडिट लेना चाहिए था। सर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। बेवकूफ़ी हो जाएगा अनलेस आप बहुत श्योर हैं कि ये जो चीज़ है, मतलब अगर हम आपको एग्जांपल दे पाए, इसको ना उल्टा कर दो और कार्ड कर दो। क्रेडिट, कैश क्रेडिट इज नथिंग लाइक अ क्रेडिट कार्ड। आप जानते हैं सर, हम बहुत बोलते हैं इस बारे में, मेरे को ना पीछे ही पड़ गया था लो क्रेडिट कार्ड, लो क्रेडिट कार्ड। मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, मेरे पास नहीं है, पर मेरे को लोग इतना पीछे पड़ा तो हम अपनी वाइफ के नाम पे अपना एड ऑन कार्ड करवा लिए, 12 लाख रुपए का लिमिट दिया है, हम नहीं यूज़ किए उसको आज तक। ब्याज देना होगा, अगर हम 1 लाख स्वाइप मारेंगे 12 पे ब्याज देना होगा कि 1 लाख पे? एग्जैक्टली क्रेडिट कार्ड है, जितना निकालोगे उस पर ब्याज। ये क्या है भाई, तुम निकाल नहीं निकाल, एक बार में 10 लाख दे दे, अपने पास रख ले, यूज मत कर। मेरे बेचारे फादर इन लॉ के साथ हुआ, वो एक प्रॉपर्टी बुक किए थे, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन हो ही जा रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, लोन का मीटर बेचारा उनका चलते ही जा रहा है। अब पेमेंट नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि पेमेंट तो तब होगा जब बिल्डिंग बनेगा। अब उन्हीं के पास बेचारे के बैंक में पड़ा हुआ है, पेमेंट नहीं कर पा रहे पर ब्याज दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोन है। तो पहला टाइप का लोन क्या देते हैं, क्या लॉजिक है उसमें सर? भैया मैटर नहीं करेगा, आप लोन लिए हो आपको ब्याज पूरा पे देना होगा। और अब कैश क्रेडिट पे इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा? एब्सोल्युटली सर। तीसरा और चौथा पॉइंट आप लोग को समझाने में हमको दिक्कत नहीं होगा, यहाँ लिख देता हूँ, कैश क्रेडिट, आउटराइट लोन, बस 5 मिनट। आई नो आपको चेंज करने के जाना है ना। ये आप सुने, इधर ना मेरे को आईएससी के सीबीएसई के साथ बहुत दिक्कत हो जाता है। लास्ट ईयर वालों का बीओई हटा दिया। अब अगर आपका था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपको मैंने एक स्टोरी सिखाई थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे पर मेरे पास बिल था जिसमें लिखा था आई अनमोल अग्रवाल अग्री टू गिव रोहिन खन्ना अ सम ऑफ 3 लाख रुपीज़ आफ्टर 3 मंथ्स, उसमें लिखा हुआ था। तो मैं बैंक के पास जाता था, बोलता था सर आप रखो ये, आज हमको 295 दे दो, बैंक DC to BR। 3 महीना बाद आप अनमोल के पास जाना, वो आपको 3 लाख चुका देगा, आप 5,000 रुपया कमा लेना। यही वाला चीज़ वापस आया है घूम के, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चौथा वाला भी आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, कैश बुक का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चा पूछता है भैया इसमें और आउटराइट लोन में फ़र्क क्या है?
देखिए आउटराइट लोन ना एक प्रॉपर बोरोइंग है, आप मांगने गए हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट हैज योर बैलेंस हैज गॉन इनटू नेगेटिव, that you kept making payments and your balance has gone into negative. You didn't take a loan, your bank balance is negative. ओडी नहीं हो सकता, इसीलिए बिजनेसमैन को प्रेफर्ड नहीं रहता. सेविंग्स तो ओडी छोड़िए सर, मिनिमम बैलेंस के नीचे चले गए तो पेनल्टी लग जाता है. हाँ, तो तुम्हारे पास उसका मतलब लॉकर होगा, तुम्हारा लॉकर से खोल के सामान निकाल लेगा. तुम ऐसा तो नहीं कि तुम देख, एक हिंदी में कहावत है, काठ का हांडी एक ही बार चढ़ता है. खाना कभी पकाए हो काठ का हांडी में? काठ का हांडी जानते हो नहीं जानते हो? काठ मतलब वुड, तो उसका हांडी एक ही बार जलेगा भाई. तो बैंक समझ जाएगा कि तुम पैसा नहीं देने वाला है, तो तुम्हारा बाकी का पैसा सीज कर लेगा. 500 के नीचे चले गए, 400 हो गए, अब पेनल्टी चार्ज कर दिया 200 रुपया, तो तुम्हारा ही पैसा बैंक काटा ना, और नीचे गया और 200 भी रख लेगा तुम्हारा, बंद ही कर देगा अकाउंट. तो उसका क्या जा रहा है, उसको तो मिल गया उसका पैसा. तो वो काट का अंडी एक ही बार चढ़ता है. तो ग्रांटिंग लोन तो ठीक है ना, आज इतना ही करते हैं. एक बार बस बुक से रीड कर लेते हैं जो पॉइंट्स हम लोग बात किए हैं, कि वो हम लोग पढ़े हैं जो बुक में है कि नहीं है. कोई किताब लाए हैं? मेरे पास है, आप क्यों घबरा रहे हैं? एक किताब लाने का ना ट्राई करो. क्या क्या कर्सिव में पढ़ते कैसे हैं? कर्सिव में लिख सकते हैं. हाउ? लॉजिक बताओ हमको, नहीं समझ में आ रहा है. अबे उसको कर्सिव नहीं बोलते हैं, उसको इनंसिएट करना बोलते हैं. एक बार टाइप्स ऑफ बैंक बता देख, हम लोग क्या क्या छोड़ दिए, क्योंकि एक आध छूट गया है, वो अगला क्लास में कराएंगे हम आपको. एक बार सुनिए ना, टाइप्स ऑफ बैंक सुनिए. 3-4 तो एग्जिम बैंक छूटा है मेरे से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक. एक तो फॉरेन एक्सचेंज बैंक छूटा होगा हमसे, ठीक है, और एक और डेवलपमेंट बैंक, नहीं डेवलपमेंट बैंक हम बताए थे शायद, है ना. ऐसे करके 2-3 तो बैंक छूटा होगा. हाँ, आरआरबीज बताए थे, एलडीबी भी बताए थे, ये नहीं बताए थे, ये भी नहीं बताए थे, और ये बताए थे शायद, नहीं ये भी नहीं बताए थे. नहीं वो अलग है. वो क्या पॉइंट है पहला? डिपॉजिट कितना प्रकार का पुष्कर, कौन कौन सा? एफडी, देखो किताब में पढ़ो, चारों बताओ. एक एक बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, चारों पॉइंट बताओ. उसके बाद एक्सेप्टिंग लोन में कितना, वापिस से 4. एडवांसिंग ऑफ लोन्स, हाँ, आउटराइट लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है, एंड डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज और ओडी तो हम लोग जानते हैं. यश, एक बार बस कैश क्रेडिट पढ़ के सुनाओ. कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ लोन व्हिच इज गिवन टू द borrower against his current assets such as shares, bonds, stock of goods, etc. In this case, the entire sanctioned amount of the loan by the bank is not given to the borrower at a particular time. बोला पूरा पैसा तुमको एक बार में ब्याज नहीं देना होगा. फिर The bank opens an account in the name of a borrower and allows him to withdraw the borrower जब जो चाहिए पैसा लेते जाओ, ब्याज उस पे चढ़ाते जाओ. as and when he requires the money. The bank charges interest not on the entire amount of the loan sanctioned, but only on the पूरा क्रेडिट कार्ड नहीं है. व्हाट इज माय सैंक्शनड लोन अमाउंट इन माय क्रेडिट कार्ड? 12 लाख. इफ आई स्वाइप 1 लाख, हाउ मच डू आई गेट? सो हाउ मच इंटरेस्ट डू आई पे? 1 लाख. क्लियर है? बाकी आई थिंक आप लोग कल या नेक्स्ट क्लास में करना. बोल.